आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उसका सब टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में आपको पिछले सेशन में बताया और कुछ हम आज डिस्कस करें। पीछे का रिवाइज भी कराऊंगा, कुछ सवाल भी पूछूंगा आपसे साथ के साथ। लेकिन उससे पहले भाई वही पुरानी बात जो हमेशा कहता हूं, कॉपी पेन यानी कागज कलम अपने साथ रखिए, ये आपके सबसे बेहतरीन साथी हैं। उम्र भर साथ निभाना है इस कॉपी पेन ने या इस कागज कलम ने। कल को आपने डॉक्टर बनना है, सो पेशेंट को जब प्रिस्क्रिप्शन लिख के देना है, दवाइयां लिख के देनी है या डायग्नोस्टिक टेस्ट्स आपने लिख के देने हैं, तो ऑफ कोर्स कागज कलम का इस्तेमाल तो होगा ही। हाँ, वो बात अलग है भाई, आजकल तो प्रिंटर्स भी हैं हमारे पास, टाइपराइटर्स, एवरीथिंग वी हैव, राइट। आप कंप्यूटर पे भी टाइप करके दे सकते हैं, लेकिन वो जो मजा है अपने सिग्नेचर डालने का एंड RX लिखने का, वो तो एक अलग ही है ना। So my good wishes are with you for your bright and prosperous future। एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक जील के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है भाई? कॉन्ट्रासेप्शन इज अ मेथड और सिस्टम विच अलाउज सेक्सुअल इंटरकोर्स बट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रासेप्शन जो है एक मेथड है या एक सिस्टम कह लीजिए जो सेक्सुअल इंटरकोर्स अलाउ करता है परंतु प्रेगनेंसी नहीं होने देता। मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, टेम्परेरी मेथड्स एंड परमानेंट मेथड्स। परमानेंट मेथड्स को ही सर्जिकल मेथड्स या टर्मिनल मेथड्स भी कहते हैं और ये नियरली इरिवर्सिबल माने जाते हैं। वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, इनकी डिटेल्स में आगे आपको बताऊंगा। टेम्परेरी मेथड्स को हमने क्लासिफाई किया था कई कैटेगरीज में भाई। नेचुरल मेथड्स हैं। नेचुरल मेथड्स अगर आपको याद हो, हमने अपने पिछले सेशन में डिस्कस किए थे। कौन कौन से? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसे कैलेंडर मेथड भी कहते हैं या रिदम मेथड भी कहते हैं। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड ये कहता है कि भाई जब फीमेल का फर्टाइल पीरियड है डे 10 टू डे 17 ऑफ द साइकिल, अगर उसका साइकिल 28 डेज का है तो फर्टाइल पीरियड जो है उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए। इसका भी फेलियर रेट है अपना, वो भी हमने डिस्कस करा था। दूसरा नेचुरल मेथड हमने पढ़ा था क्वाइटस इंटरप्टस, विड्रॉल मेथड, यानी इजैक्यूलेशन विजाइना में नहीं होना चाहिए, ना ही वल्वा एक्सटर्नल जेनिटेलिया के आसपास भी नहीं। इवन इफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सीमेन आर लेफ्ट तो उसमें सफिशिएंट स्पर्म हो सकते हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो उसका भी फेलियर रेट है। तीसरा नेचुरल मेथड हमने कौन सा पढ़ा था जी? लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। जब तक एक फीमेल अपने बेबी को, बच्चे को मिल्क अपना दे रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, उसका प्रोलैक्टिन का लेवल हाई रहता है एंड हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन सप्रेसेस ओव्यूलेशन, राइट। इसका भी फेलियर रेट है अपना, वो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है जी। बैरियर मेथड्स आपके साथ पिछले सेशन में डिस्कस किए थे, जो ओवा और स्पर्मेटोजोआ को मिलने नहीं देते। बैरियर मेथड्स में हमने कॉन्डोम्स का जिक्र किया था, मेल कॉन्डोम्स, फीमेल कॉन्डोम्स। मैंने बताया था फीमेल कॉन्डोम्स इतने पॉपुलर नहीं है। फेमिडोम याद है आपको? लास्ट सेशन में बताया था। मेल कॉन्डोम्स लेटेक्स से बने हैं या रबर जिसे हम कहते हैं। सम पीपल आर एलर्जिक टू लेटेक्स, दे कैन यूज पॉलीयूरेथेन कॉन्डोम्स ऑल्सो। डॉटेड कॉन्डोम्स, रिब्ड कॉन्डोम्स, ये सब चीजें भी आपको पिछले सेशन में बताई थी मैंने, राइट जी। थ्रू आउट द वर्ल्ड द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? पिछले सेशन में ये भी बताया था मैंने, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज मेल कॉन्डोम्स, राइट। मैंने बताया था बिगिनिंग में जो लैम्ब के इंटेस्टाइन से भी कॉन्डोम्स बनाए जाते थे, लेकिन they do not provide protection against certain sexually transmitted diseases, right? Because वो लैम्ब की जो इंटेस्टाइन से बनने वाले कॉन्डोम्स हैं, वो उनमें इतने छोटे छोटे पोर्स होते हैं कि भाई उनके थ्रू कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो सकते हैं।
इन जनरल अदरवाइज जो है कॉन्डोम्स दे प्रोवाइड डुअल प्रोटेक्शन, दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जिन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी कहते हैं, एंड उसके साथ साथ दे आर प्रिवेंटिंग अगेंस्ट प्रेगनेंसी ऑल्सो, राइट जी। डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल वॉल्स, इनका भी जिक्र किया था। डायफ्राम के बारे में बताया था, इट इज अ रबर कैप लाइक स्ट्रक्चर विद अ मेटेलिक रिम। डायफ्राम जो होता है वो फीमेल के लिए ही होता है। डायफ्राम रीयूजेबल है, दे आर रीयूजेबल। सेक्सुअल इंटरकोर्स से कुछ समय पहले डायफ्राम फीमेल को विजाइना में इंट्रोड्यूस करना है और वो सर्विक्स को कवर कर लेगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाने के बाद इमीडिएटली डायफ्राम को बाहर नहीं निकालना है, राइट। 5-6 घंटे तक उसे अंदर रहना चाहिए। उसके बाद डायफ्राम निकाल के थॉरोली वॉश करके उसके कवर में रख देना, एंड इट शुड नॉट बी शेयर्ड विद अदर फीमेल्स बिकॉज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो है फिर वो हो सकते हैं एक से दूसरे में। इन जनरल जो डायफ्राम्स है, दे डू नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बिकॉज सेमिनल फ्लूइड तो डिपॉजिट हो गया ना विजाइना में। सो अगर मेल का सेमिनल फ्लूइड इन्फेक्टेड है या फीमेल को कोई इन्फेक्शन है, वो मेल तक पास ऑन हो जाएगा। लेकिन कॉन्डोम्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। मैंने आपको ये भी बताया था कॉन्डोम्स का एक ब्रांड ऐसा है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट at the government health centers. Do you remember that brand? It is निरोध। निरोध के नाम से ये जो ब्रांड है ये सरकारी अस्पतालों में और हेल्थ सेंटर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आज के सेशन में अब हमने डिटेल में क्या डिस्कस करना है, केमिकल मेथड्स, इम्प्लांट्स के बारे में, राइट जी। चलो तो शुरुआत करते हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में केमिकल मेथड्स के बारे में। जब आपने केमिकल कह दिया तो भाई इसका मतलब है किसी प्रकार का इसमें रासायनिक पदार्थ जो है वो यूज हो रहा है, केमिकल यूज हो रहा है। तो वो केमिकल क्या है जो यूज होता है, राइट जी। ज्यादातर हम देखेंगे कि वो स्टेरॉइड्स होते हैं। हाँ, नॉन स्टेरॉइडल पिल्स भी हैं। आपको याद होगा मैंने एक नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बताई थी जो कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाई है। याद है आपको उस नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का नाम बताओ मुझे। बहुत ही इजी नेम है, सहेली, राइट। डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ, राइट। इट इज सहेली, developed by CDRI, Central Drug Research Institute, लखनऊ में सिचुएटेड है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए जी, केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में क्या आएंगी जो मुख्य रूप से हमने पढ़ना है बेटा, उन्हें कहते हैं पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि भाई इंजेक्टेबल्स भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि हार्मोन की गोली ही खानी है, हार्मोन का इंजेक्शन भी लगवाया जा सकता है। इसके अलावा हार्मोन्स को सबडर्मली स्किन के नीचे इंप्लांट भी करवाया जा सकता है। सो केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हम OCPs पढ़ेंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंजेक्टेबल्स पढ़ेंगे जैसे डेपोप्रोवेरा, एंड इम्प्लांट्स भी पढ़ेंगे, राइट। नॉरप्लांट, इम्प्लानॉन, बताऊंगा इनके बारे में। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे पिल्स का एक पत्ता आपको दिख रहा है। पिल्स का पैक जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलती है, माला D, माला N के नाम से, राइट। केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, लेट्स स्टार्ट। Contraceptives in which chemical constituents are used to prevent fertilization or to avoid the ovulation भी हो सकता है, implantation भी। तो ये कई लेवल्स पे काम करती हैं पिल्स, ओवुलेशन को रोकने का, फर्टिलाइजेशन को रोकने का, इम्प्लांटेशन को रोकने का, ये हम देखेंगे आगे इनका डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है। केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज हार्मोनल एंड नॉन हार्मोनल, राइट जी। हार्मोनल में स्टेरॉइड्स, नॉन हार्मोनल में नॉन स्टेरॉइड्स। अब आप कहेंगे स्पेसिफिकली स्टेरॉइड क्यों लिखा,
क्योंकि हॉर्मोन्स तो प्रोटीनेशियस भी होते हैं, लेकिन यहां पे हम किसका जिक्र करेंगे? स्टेरॉइड्स का, राइट? आपको याद हो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते समय फीमेल के सेक्स हॉर्मोन्स में जिक्र किया था फीमेल सेक्स स्टेरॉइड्स का। याद कीजिए कौन कौन से थे? ईस्ट्रोजन्स, मैंने कहा था ना ईस्ट्रोजन एक कैटेगरी है, इसमें ईस्ट्रोन, ईस्ट्रायोल, ईस्ट्राडायोल इंक्लूडेड है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि भाई फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स में प्रोजेस्टिन्स भी होते हैं, ये भी एक कैटेगरी है, जिसमें मैंने बताया था प्रोजेस्टेरॉन है, 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन है। और अगर हम मेल के सेक्स हॉर्मोन्स की बात करें तो मेल में सेक्स हॉर्मोन्स को कलेक्टिवली कहते हैं एंड्रोजन्स, जिसमें टेस्टोस्टेरॉन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोस्टेनिडायोन इंक्लूडेड है। स्टेरॉइड्स के लिए प्रिकर्सर क्या होता है? चलो बताओ, ये क्वेश्चन तो मैं कई बार आपसे पूछ चुका हूं। स्टेरॉइड्स किससे बनते हैं? एंड यस, यू गॉट इट राइट। स्टेरॉइड्स के लिए प्रिकर्सर होता है कोलेस्टेरॉल, स्टेरॉइड हॉर्मोन्स के लिए। तो यहां पे हम जिक्र करेंगे कि वैज्ञानिकों ने देखा कि जो स्टेरॉइड्स नेचुरली शरीर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर रहे हैं, अगर हम एक सर्टेन डोजेज में वही स्टेरॉइड हॉर्मोन्स उनका सिंथेटिक फॉर्म बाहर से ले लें पिल्स की फॉर्म में, तो हम मनचाहे तरीके से साइकिल को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो। सो यही देखो, ये स्टेरॉइड्स का मैं जिक्र कर रहा था ना, स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन इज द मेल सेक्स हार्मोन, ईस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। आप हैरान हो रहे होंगे, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है, यहां पे तो हम बात कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी कैसे रोकनी है, कॉन्ट्रासेप्शन की बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा हार्मोन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता है, जो प्रेगनेंसी को तो सपोर्ट करता है, उस हार्मोन को हम यहां पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसा क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है प्रोजेस्टेरॉन का कि उसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू भी है? तो याद कीजिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाते समय मैंने ये बात बताई थी कि साइकिल का जब ल्यूटियल फेस होता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, याद है डे 14 पे ओवुलेशन, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, और जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होता है, आपको याद होगा, तब तक दो हॉर्मोन्स का लेवल कम रहता है, LH का और FSH का एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन अगर आप कर देंगे फीमेल के शरीर में, बाहर से प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां देके, तो उसका अपना LH और FSH जो पिट्यूटरी से आ रहा है वो डाउन हो जाएगा। LH और FSH कम होगा तो फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में फॉलिक्यूलर फेस हो रहा था, फॉलिकल डेवलप हो रहे थे, वो नहीं होंगे। LH नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा। सो है ना बढ़िया बात। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो कि प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, ये हम इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये ओवुलेशन ना होने दे। क्लियर है जी? चलो आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं जी डिटेल में हार्मोनल केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। करना क्या, इसमें यूज क्या करना है? जो अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं, देखो जब आप हार्मोन की बात करते हैं ना, तो शरीर में हार्मोन पहुंचाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो हार्मोन शरीर में पहुंचाने का हो सकता है OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। दूसरा तरीका हो सकता है कि रोज रोज गोली अगर नहीं खानी है तो 3 महीने में एक बार फीमेल हार्मोन का इंजेक्शन लगवा ले, यानी इंजेक्टेबल्स की फॉर्म में, राइट? इसके अलावा जो है, अगर 3-3 महीने पे इंजेक्शन भी नहीं लगवाना है तो देन इट इज इम्प्लांट्स। सर्जिकली हार्मोन के छोटे छोटे कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर आते हैं जो इम्प्लांट कराए जाते हैं, वो भी मैकेनिज्म आपको बताऊंगा, वो भी फीमेल के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं जी। सो हार्मोनल केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या है? स्मॉल डोजेस ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन अलोन
प्रोजेस्ट्रोजन जो है सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है, या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एंड ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन जो है उसमें लिया जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, मुख्य रूप से दो तरह की पिल्स होती हैं, प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन वाली पिल्स। बेटा इनको कह देते हैं कंबाइंड ओरल पिल्स। क्या बोलते हैं? कंबाइंड ओरल पिल्स। और इसको बोल देते हैं पॉप्स, ऐसे शॉर्ट में, प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल। इसमें केवल प्रोजेस्ट्रोजन। सो दो प्रकार की पिल्स है, बाजार में उपलब्ध है, या तो पॉप्स है, मिनी पिल भी कह देते हैं, प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल जिसमें ईस्ट्रोजन नहीं है, और दूसरी प्रकार की पिल्स हैं जो कंबाइंड ओरल पिल्स जिसमें ईस्ट्रोजन भी है और प्रोजेस्ट्रोजन भी है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें, क्या होता है जी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? जब आप बाहर से एक्सोजीनियसली हार्मोन की गोली खा रहे हैं, ब्लड में हार्मोन का लेवल बढ़ा रहेगा। सिंथेटिकली हमने हार्मोन दिया, गोली कब खानी है, कितने दिन खानी है, साइकिल के कौन से दिन पे शुरू करनी है, ये भी आपको बताऊंगा। द पिल हैज टू बी टेकन डेली स्टार्टिंग फ्रॉम 5th डे ऑफ द साइकिल। साइकिल के 5वें दिन से शुरू करनी है पहली गोली खानी। द पिल हैज टू बी टेकन डेली स्टार्टिंग फ्रॉम 5th डे ऑफ द साइकिल till 25th डे, राइट? तो यानी कितने दिन गोली खाई है फीमेल ने? 21 डेज तक गोली खाई है। आप 25 में से 5 माइनस करोगे तो 20 आएगा आंसर, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहां माइनस करने वाली बात नहीं है, यहां हमें टोटल डेज गिनने। 5वें दिन को भी तो गोली खाई ना, 5th डे, 6th डे, 7th डे, 8th डे, ऐसा करते करते 25th डे तक देखिए तो 21 दिन बनेंगे, ठीक है? उसके बाद 26th डे पे गोली नहीं खानी, 27 पे नहीं खानी, 28 पे नहीं खानी, है ना? यानी 26, 27, 28वां दिन जो है उस दिन गोली नहीं खाई है। ओके, और उसके बाद क्या होना है जी? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होनी चाहिए। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है जब एक फीमेल पिल्स ले रही है तो तब हम विड्रॉल ब्लीडिंग कह देते हैं उसे, बिकॉज उन दिनों में हार्मोन की गोली नहीं खाई, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को विड्रॉ कर लिया शरीर से, नहीं दिया हमने हार्मोन, तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करा और विड्रॉल ब्लीडिंग हुई। डे 1 ब्लीडिंग का, डे 2, डे 3, डे 4, फिर 5वां दिन जो है अगले साइकिल का, वहां से फिर नया पैक ऑफ पिल्स शुरू कर देने। तो मतलब 7 दिन गोली नहीं खाई, 26, 27, 28, 3 दिन ये हो गए। उसके बाद डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, 4 दिन ये हो गए। तो 7 डेज टेबलेट नहीं खाई, 21 डेज टेबलेट खाई। 21 डेज मतलब कितने वीक्स हो गए? 21 दिन मतलब 3 हफ्ते गोली खाई। 3 वीक्स शी इज टेकिंग द टेबलेट एंड फॉर 1 वीक शी इज नॉट टेकिंग द टेबलेट। सादी भाषा में हम ऐसे कह देते हैं, फॉर 3 वीक्स शी इज ऑन द पिल एंड फॉर 1 वीक ऑफ द पिल। याद है ना? सिंपल। 5वें दिन से 25वें दिन तक गोली खाई, फिर 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, ये जो 1, 2, 3, 4 गिन रहा हूं ये अगले साइकिल के हिसाब से गिन रहा हूं, तो मतलब 7 दिन गोली नहीं खाई। और द पिल हैज टू बी टेकन डेली एट अ डेफिनेट टाइम। अगर पहली बार जब गोली खाना शुरू करा तो रात को गोली खाई है, रात के 10 बजे, ये रूटीन बना के रखनी है। ऐसा नहीं है कि जब पहले दिन गोली खाई रात के 10 बजे खा ली, अगले दिन भूल गए तो हमने 12 बजे खा ली, या हमने जल्दी 9 बजे खा ली। नहीं, टाइम ऐसे अप डाउन नहीं करना, टाइम सेम रखना है। और इफ शी फॉरगेट्स टू टेक पिल ऑन अ पर्टिकुलर डे, तो भाई ये अनसेफ वाली सिचुएशन हो जाती है। एक भी दिन गोली खाना भूलना नहीं है, ये बड़े ध्यान रखने योग्य बातें हैं। मान लो कभी एक दिन गोली खाना भूल गए, नेक्स्ट डे शी कैन टेक 2 पिल्स एट द सेम टाइम, तो कुछ कंपैरेटिवली हम कहेंगे कि सेफ्टी हो जाएगी। बट इफ शी फॉरगेट्स फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज, अगर 2 दिन लगातार गोली खाना भूल जाओ, देन शी इज नो लॉन्गर सेफ। फिर उस पर्टिकुलर साइकिल के लिए उस फीमेल को कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो डायफ्राम यूज करे या कॉन्डोम यूज करे। उस पर्टिकुलर साइकिल के लिए फिर सेफ्टी नहीं है, तो कोई और मेथड यूज करते हुए साथ के साथ फिर गोली खाने की रूटीन भी बनाए रखना है, वो छोड़ नहीं देनी है बीच में।
क्लियर है जी? तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको. सो द पिल हैज टू बी टेकन डेली स्टार्टिंग फ्रॉम 5th डे ऑफ द साइकिल टिल 25th डे. रोजाना जब शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बाहर से जा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का सिंथेटिक फॉर्म है प्रोजेस्ट्रोजन, जब उसका लेवल हाई रहेगा, इट इनहिबिट्स ओव्यूलेशन एज वेल एज इम्प्लांटेशन, सो इट इज प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी. क्लियर है? पिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी क्लियर हो गया जी. ठीक है. नाउ ईस्ट्रोजन कंपोनेंट कंट्रोल्स द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. हम ईस्ट्रोजन भी तो दे रहे हैं साथ साथ. ईस्ट्रोजन यूट्राइन लाइनिंग को भी जो है थिक बनाता है. ऑल्ट्रेशन ऑफ यूट्राइन एनवायरमेंट टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन. ईस्ट्रोजन इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा यहाँ पे, राइट, बिकॉज यूट्रस में उसने कुछ ऐसे बदलाव कर दिए. सो दैट मीन्स जो हमने पिल्स दी है, कंबाइंड ओरल पिल्स, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है, फॉलिक्यूलर ग्रोथ को प्रिवेंट कर रही हैं, ओव्यूलेशन नहीं होने दे रही. और अगर मान लो इम्प्लांटेशन हो भी जाएगा, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाएगा, मान लीजिए अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया है तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा. ठीक है जी. पिल्स काफी इफेक्टिव हैं अगर बिल्कुल सही तरीके से ली जाए, रेगुलरली ली जाए. इसके अलावा ये पिल्स जो हैं, क्योंकि इनमें प्रोजेस्टेरॉन है, तो सर्विक्स के म्यूकस को ये बहुत थिक बना देती हैं. आप जानते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे वेजाइना में सीमेन डिपॉजिट हुआ, स्पर्म सर्विक्स के थ्रू आगे बढ़ते हैं. सर्विक्स का म्यूकस अगर बहुत ज्यादा थिक होगा, वो इम्पेनिट्रेबल हो जाएगा स्पर्म्स के लिए, तो स्पर्म्स आगे जा ही नहीं पाएंगे. अलग अलग लेवल्स पे ये पिल्स काम कर रही हैं. स्पर्म की एंट्री को सर्विक्स के थ्रू रोकने की कोशिश कर रही है म्यूकस को थिक बना के. इसके अलावा ओवुलेशन को रोकने की कोशिश कर रही है, इम्प्लांटेशन को रोकने की कोशिश कर रही. तो काफी इफेक्टिव रहती हैं ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. ठीक है जी. ओके. सो मैंने आपको बताया कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं कई तरीके से लिए जा सकते हैं. मुख्य तरीके जो शरीर के अंदर हार्मोन पहुंचाने के मुख्य तरीके हैं, या तो पिल्स इंजेक्शन की फॉर्म में, इंप्लांट की फॉर्म में. इसके अलावा स्किन पे लगाने वाले पैचेस और वेजाइनल रिंग्स भी हैं. इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है ये स्किन पैचेस एंड वेजाइनल रिंग्स. जो पिल्स है वो इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर है, राइट. डिस्कस करते हैं जी इनके बारे में. अब लेट्स स्टार्ट विद OCPs यानी oral contraceptive pills and these are for females. मैं आपको बताऊंगा मेल के लिए भी एक पिल बनाई गई थी गॉसिपॉल के नाम से, बट इतनी सक्सेसफुल नहीं रही. वो विल डिस्कस दैट. चलिए जी. ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन, राइट, यूज्ड बाय फीमेल्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, कॉमनली हम पिल्स कह देते हैं. यहां पे आप माला डी नाम से आपको दिख रही है एक पिल. इसमें हार्मोन है लेवेनोजेस्ट्रल एंड इथाइनल एस्ट्राडियोल. ये सिंथेटिक फॉर्म्स हैं प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन की. साथ के साथ फेरस फ्यूमरेट टैबलेट्स भी दिख रही हैं. आयरन भी है, मतलब आयरन का सप्लीमेंट है. मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ शरीर से आयरन लॉस भी तो हो रहा है, तो ये गोलियां, ये टैबलेट्स एक डुअल एडवांटेज दे रही हैं फीमेल को कि आयरन की कमी को भी पूरा कर रही हैं. नाउ आप जानते हैं कि 28 डे साइकिल हम जर्नली थ्योरेटिकली लेकर के चलते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, सभी फीमेल्स में तो 28 डे साइकिल नहीं होता है. ठीक है, किसी में ज्यादा दिन का भी होता है, किसी में कम दिन का भी है. लेकिन एक बात सोच के चलिए, जब हम फीमेल को पिल्स बाहर से दे रहे हैं तो साइकिल फिर हमारे कंट्रोल में है. मतलब हार्मोन जब शरीर में बाहर से जा रहा है तो उसी के अनुसार साइकिल चलेगा. वो 28 दिन का ही हो जाएगा. हमारे पास बाजार में कई तरह की पिल्स उपलब्ध है, जिनमें से एक ऐसी पिल्स भी है, एक जिसमें पैक ऑफ पिल्स में 28 पिल्स होती हैं. वी हैव 28 डे पैक ऑफ पिल्स, जो मैंने बताया कि भाई 21 दिन तक खाना है, 5वें दिन से 25वें दिन तक. ना अब आप ये कहेंगे कि भाई इसमें कितना ज्यादा मेंटल प्रेशर होगा फीमेल में कि भाई याद रखना है रोजाना, कहीं मैं गोली खानी भूल तो नहीं गई, घर से कहीं बाहर गए हुए हैं, वेकेशंस पे हैं, हॉलीडेज पे, तो भी पैक ऑफ पिल अपने साथ रखना पड़ेगा, है ना. सो उसमें भी ध्यान रखना, साइकिल का कौन सा दिन है, आज गोली खानी थी या नहीं खानी थी. तो उसको आसान कर दिया गया
हमने 28 डे पैक ऑफ पिल्स भी बनाया, जिसमें अब कहेंगे गोली तो 5वें दिन से खानी शुरू करनी है, तो जो शुरुआत के 4 दिन है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, इन 4 दिनों के लिए भी उस गोलियों के पत्ते में पैक में पिल्स डाल दो, लेकिन उनका रंग अलग कर दो, है ना, अलग कलर की पिल्स कर दो। वो सिंपली शुगर कोटेड पिल्स कह दीजिए या आयरन सप्लीमेंट पिल्स कह दीजिए, कि वो वाली गोलियां जो होंगी वो उसमें एक्चुअल हार्मोन नहीं है, एक तरह से फॉल्स पिल्स है। पर क्योंकि गोली खाने की रूटीन बनी रहे रोजाना, इसलिए हमने पेशेंट से कहा कि भाई 28 गोलियों का पत्ता है, रोज एक गोली खानी ही खानी है, राइट। शुरुआत की 4 हो गई, उसके बाद 5वें दिन से हॉर्मोन्स वाली पिल शुरू हो जाएंगी, और एंड में जाकर के फिर से जो है 3 गोलियां ऐसी होंगी जिसमें हार्मोन नहीं है, राइट जी। क्लियर हो गया 26, 27, 28 डे वाली, वेरी गुड, ताकि रूटीन बनी रहे गोली खाने की। For the first 21 days of the cycle, user takes a pill that contains hormone, estrogen and progesterone. The last 7 days of the cycle are hormone-free days. इसमें last 7 days of the cycle कैसे हमने गिने हैं? Day 26, Day 27, Day 28, और उसके अलावा फिर आगे के 4 दिन अगले साइकिल के हैं, बट हम यहाँ पे उसको सेम साइकिल के हिसाब से कह रहे हैं। 1, 2, 3, 4, यहां पे गोली नहीं खाई। Some packs only contain 21 pills and the users are then advised to take no pills for the following week. दोनों बातें होगी जैसे मैंने आपको बताई। अगर 28 गोलियों का पत्ता है तो हम पेशेंट को बता देंगे रोजाना एक गोली खानी है, ये जरूर बता देंगे कि भाई कौन सी दिन वाली जो गोली है कहां से आपको शुरू करना है। शुरुआत की जो 4 गोलियां हैं हार्मोन फ्री हैं, फिर 21वें दिन से 25वें दिन तक जो है हार्मोन वाली गोलियां आ गई, फिर एंड के 26, 27, 28 में भी गोली खाई पर उसमें हार्मोन नहीं है, तो सादी भाषा में ये हो गया कि रोजाना गोली खा ली है पेशेंट ने। ठीक है जी। Now, after a gap of 7 days during which the menstruation is occurring, it has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent pregnancy. Clear है जी? जब 7 दिन बाद हो गए, गोली नहीं खाई थी, फिर अगला साइकिल शुरू हो जा रहा है, फिर से नया पैक ऑफ पिल्स। अगर 21 दिन वाली बात कर रहे हैं, अगर 28 दिन वाली गोलियों वाला पत्ता खा रहे हैं तो रोजाना गोली खाते ही रहना है। एक पत्ता खत्म हुआ, एक पैक खत्म हुआ तो नेक्स्ट पैक शुरू हो जाएगा। चलो एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी बहुत बेहतर है, 90 to 99% तक ये पिल्स इफेक्टिव रहती हैं अगर सही तरीके से ली जाए, राइट जी। अब आप देखिए कैलेंडर बना के हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि कौन से दिन में गोली नहीं खाई, लगभग 1 हफ्ता जो है वो गोली नहीं खाई। अगर कभी बीच में भूल जाए, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है, ये रेड कलर से एक जगह आप देख पा रहे क्रॉस लगा कि भाई एक दिन ऐसा था जब वो गोली खानी भूल गई, सो आई टोल्ड यू कि भाई फिर सेफ्टी गड़बड़ हो जाएगी, हार्मोन लेवल अप डाउन हुआ तो देयर आर चांसेस कि ओवुलेशन हो जाए। तो पहले तो आप पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि भाई ये गड़बड़ मत कीजिएगा, गोली रेगुलर खाइए, बीच में भूलना नहीं, टाइम भी ऊपर नीचे गड़बड़ मत करना। बट इफ शी फॉरगेट्स टू टेक पिल ऑन अ पर्टिकुलर डे, नेक्स्ट डे शी कैन टेक 2 पिल्स एट द सेम टाइम, जो टाइम डिसाइड हुआ था। बट अगर 2 दिन से भी ज्यादा भूल जाए तो फिर खतरे वाली बात है भाई। खतरा इन द सेंस की प्रेगनेंसी हो सकती है, उस पर्टिकुलर साइकिल के लिए कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी उन्हें फॉलो करना होगा, राइट जी। सो ये थी कंबाइंड ओरल पिल्स जिनमें की ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, और ये है जी मिनी पिल जिसको मैंने पॉप्स भी कहा था, जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन है। ये सर्वाइकल म्यूकस को बहुत थिक बना देती हैं। दोनों तरह की पिल्स चलती हैं, राइट। नो, पिल्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पस के लिए। अक्सर टीनेजर गर्ल्स को भी कई बार हमें पिल्स देनी पड़ती हैं अगर उनका साइकिल बहुत इरेगुलर है, बहुत हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है या बहुत कम ब्लीडिंग होती है। सो साइकिल को रेगुलर करने के लिए भी कई बार हमें पिल्स देनी पड़ती हैं। चेहरे में बहुत ज्यादा मुहासे हैं, एक्ने हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, राइट, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं, मेंस्ट्रुअल माइग्रेन्स भी हैं, जैसे बहुत ज्यादा सिर में दर्द होना कुछ फीमेल्स में मेंसेस के टाइम पे, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, या फिर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, डिस्मेनोरिया है। ये सारे नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस हैं। तो मेरी बात गौर से समझ लीजिए, जरूरी नहीं है कि पिल्स का इस्तेमाल, इन हार्मोनल पिल्स का इस्तेमाल
सिर्फ प्रेगनेंसी रोकने के लिए है, इसके नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस भी हैं। कौन कौन से? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, आपको सारे रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए। एंडोमेट्रियोसिस अगर हो जाता है, मतलब ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू एट प्लेसेस अदर देन यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब में एंडोमेट्रियम अगर ग्रो करना शुरू कर दे, है ना, वो एंडोमेट्रियोसिस होता है। एक्ने, मुहासे जो हो जाते हैं। हीरोसिटिज्म, हीरोसिटिज्म होता है एक्सेस फेशियल एंड बॉडी हेयर, फीमेल के शरीर पे बहुत ज्यादा अगर बाल आ जाए, है ना, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, इरेगुलरिटी है, तो भी पिल्स पे हमें डालना पड़ता है। एमेनोरिया, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, बहुत ज्यादा दर्द हो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, मेंस्ट्रुअल माइग्रेन मतलब सर दर्द, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। कई क्लिनिकल कंडीशंस हैं जिसमें एज अ डॉक्टर आप अपने पेशेंट को पिल पे डाल सकते हैं कुछ समय के लिए, कि भाई 6 महीने लेनी पड़ेंगी, 8 महीने तक खाइए गोली, फिर सब चीजें ठीक हो जाएंगी। एक बार रिवाइज कर ले जरा हम पिल्स को, राइट जी। स्टेरॉइडल है, फीमेल्स के लिए है, शॉर्ट टर्म मेथड है ये। शॉर्ट टर्म से मतलब ये हो गया कि भाई ये कोई परमानेंट मेथड नहीं हुआ, जब तक यूज कर रहे हैं तब तक उसका असर बना है, जब यूज करना बंद कर देंगे फर्टिलिटी कुछ ही मंथ्स में दोबारा वापस आ जाए। रिवर्सिबल मेथड है ये, ठीक है जी, राइट। इरिवर्सिबल या नियरली इरिवर्सिबल तो वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी ही है। पिल्स हमने पढ़ लिए जी, इसके बाद हम आ गए इंजेक्शंस में। अब मेरी बात सुनो, हमने पिल्स के बारे में जो बातें पढ़ी उसमें एक मुख्य बात हमारे सामने ये आई कि फीमेल के ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर तो है ना इस चीज को याद रखने का। हाँ मैंने गोली खानी, आज कहीं मेरा टाइम तो अप डाउन नहीं हो गया, गोली खानी भूल तो नहीं गई मैं, या गोलियों का पत्ता खत्म हो गया था पता नहीं चला, या जब गोली खाने लगे पता चला कि कहीं गुम गया है, पैक ऑफ पिल्स नहीं मिल रहा। यू गेटिंग इट? तो एक मेंटल प्रेशर जो है इसको रिलीव करने का एक तरीका साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने ढूंढा कि भाई रोज रोज आप गोली मत खाइए, 3 महीने में एक बार हॉस्पिटल जाइए या डॉक्टर के पास जाइए, हेल्थ वर्कर के पास जाइए, नर्स के पास जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए। ये तो बात अच्छी है भाई। डेपो प्रोवेरा के नाम से ये इंजेक्टेबल्स उपलब्ध हैं बाजार। इसमें क्या है जी, ऑफ कोर्स ये भी हार्मोन का ही कॉम्बिनेशन है, या तो सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्ट्रोजन, या फिर अलोंग विद ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन है। इसमें एग्जांपल में डेपो प्रोवेरा 3 महीने में एक बार, राइट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है, हार्मोन शरीर में गया है, जब धीरे धीरे हार्मोन जो है पूरे शरीर में फैलता जा रहा है, LH-FSH को डाउन रखेगा, ओवुलेशन नहीं होने देगा, सर्वाइकल म्यूकस भी थिक हो जाएगा। इंजेक्टेबल्स की भी एफिशिएंसी अच्छी है, 94 to 99%, लेकिन समस्या ये है कि देखा गया कि कुछ फीमेल्स में 3 महीने तक मेंस्ट्रुएशन ही नहीं हो रहा। इंजेक्टेबल ले लेने से 3 महीने 4 महीने तक मेंसेस ही रुक गए, तो ये तो ठीक बात नहीं है भाई। अदरवाइज फीमेल को पता कैसे चलेगा कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है? पहला साइन क्या होता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है? जब उसे नॉर्मल साइकिल हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो उसे पता है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं। जब आप इंजेक्टेबल्स दे रहे हैं पेशेंट को और उसका साइकिल ही स्टॉप हो गया, तो शी विल बी इन डाउट कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूं। यू गेटिंग इट? जब वो पिल्स ले रही थी तो वहां पे तो हमने वही करा था ना कि कुछ दिनों के लिए या तो गोली दी ही नहीं थी या ऐसी गोली दी थी जिसमें कि हार्मोन नहीं था, तो उसमें विड्रॉल ब्लीडिंग हो रही थी, तो उसे श्योर था कि हाँ भाई ब्लीडिंग हो रही है, प्रेगनेंसी नहीं हुई है, मेरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम कर रहा है। यहां पे यही एक सवाल उठ जाएगा, इसलिए कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पे ये इंजेक्टेबल्स नहीं चलते हैं, बैंड है, राइट? क्लियर है? नो, इंजेक्टेबल हो गए भाई, पिल्स हो गई। इंजेक्टेबल्स के केस में भी तो 3 महीने में एक बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा इंजेक्शन लगाने, खुद तो घर पे इंजेक्शन नहीं लगा लेंगे। सो फ्रीक्वेंट विजिट क्लिनिक्स की अगर हो रही है, साइंटिस्ट ने सोचा कुछ इससे बेहतर करते हैं कि भाई पेशेंट को एक बार में वो मेथड लगा दो और कई सालों तक चल जाए, इतनी एफिशिएंसी हो। तो हमने ढूंढा कि सर्जिकली इम्प्लांट कर देते हैं हार्मोन। ये बात भी सही है, एक माइनर सा कट लगाएंगे, सर्जरी करेंगे फीमेल में, और वो हार्मोन से भरा हुआ वो जो कैप्सूल है, इम्प्लांट है, नॉरप्लांट होता है जो, वो डाल दीजिए अंदर, तो 2-3 साल की या कई केसेस में 5-5 साल तक के लिए छुट्टी,
फिर आपको फ्रीक्वेंट विजिट करना ही नहीं है क्लिनिक पे, राइट। चलो तो पढ़ते हैं इम्प्लांट्स के बारे में। क्या है जी ये इम्प्लांट्स? छोटे छोटे बिल्कुल जैसे माचिस की तीली होती है ना, matchstick sized rod of the plastic या other inert material containing a form of hormone progesterone that is etonogestral। आप बेशक रटिए मत, ये नाम मत रटिए, बस इतना याद रखना है इसमें भी स्टेरॉइड्स है, जिसमें एक एग्जांपल मैंने आपको बताया जी नॉरप्लांट और दूसरा इम्प्लानॉन भी है। नॉरप्लांट में छोटी छोटी ये 6 सिलियास्टिक कैप्सूल्स होते हैं, सिलिका प्लास्टिक से मिले हुए सिलियास्टिक कैप्सूल्स जो हम माइनर सर्जरी करके इम्प्लांट कर देते हैं फीमेल में। अच्छा, इसमें हम प्रेफरेबली लेफ्ट आर्म लेते हैं, लेफ्ट आर्म अपर आर्म का रीजन अंदर की तरफ, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉस्मेटिक रीजंस। ज्यादातर लोग जो है राइट हैंडेड होते हैं, है ना। अगर फीमेल कुछ इस तरह की ड्रेस भी पहन रही है कि जो स्लीवलेस है, और अगर हमने राइट में लगाया है, हाथ ऊपर उठाएंगे तो वो चीज दिखेगी फिर यहाँ पे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो प्रेफरेबली हम लेफ्ट आर्म में अंदर की तरफ लगा देते हैं ताकि वो छुपी रहे, दिखे नहीं। कॉस्मेटिक रीजंस है सिर्फ इसके, और कोई कारण नहीं है कि भाई राइट में क्यों नहीं लगाते हैं। अच्छा, एक बार सर्जरी करके लगा दिया आपने, माइनर सी सर्जरी, कोई ज्यादा इसमें पेनफुल या लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, तो 3 से 5 साल तक ये इफेक्टिव रहते हैं। अब उसके बाद इन्हें निकलवाना भी पड़ेगा, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ऐसा नहीं है कि स्किन में अंदर ही खत्म हो जाएंगे। अब इन्हें निकालना कई बार एक बड़ी समस्या हो जाता है, इनके चारों तरफ इतना फाइब्रस टिश्यू इकट्ठा हो जाता है कि इन्हें निकाला नहीं जाता, बड़ा मुश्किल हो जाता है वो निकालना, है ना। तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि भाई कई फीमेल्स में काफी लंबे समय तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, अगेन अ प्रॉब्लम। सो कई कंट्रीज में ये भी बैंड है। देखते हैं जी कैसे यूज हो रहा है। इंटरेस्टिंग है ना, नई बातें पता चल रही हैं आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। डॉक्टर और द ट्रेन्ड नर्स inserts the plastic rod implant under the skin of the inner arm above the elbow। एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी है, 99% है, लेकिन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इनको निकालना पड़ेगा। क्लियर है जी। शरीर में हार्मोन पहुंचाने के 3 तरीके, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स, सबके अपने फायदे और अपने नुकसान, दोनों चीजें। स्किन पैचेस एक और तरीका भी है जी, कुछ कंट्रीज में चलता है, जिसमें एक ट्रांसडर्मल पैच इज अप्लाइड टू द स्किन। इसमें भी स्टेरॉइड्स का कॉम्बिनेशन है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन का। तो धीरे धीरे स्किन में वो हार्मोन एब्जॉर्ब हो रहा है, जैसे हम बैंडेड लगा देते हैं ना, ये ऐसे पैच लगा दिया, कभी कट हुआ वुंड हुआ, उसी तरह के ये पैचेस हैं जो कि स्किन पे लगा दिए जाते हैं। नाउ ये एडहेसिव पैच कहां लगाना है? अपर टॉर्सो रीजन में लगा सकते हैं, ब्रेस्ट रीजन में नहीं लगाना है। बटक्स पे लग सकता है, अपर आउटर आर्म में, एब्डोमेन में लग सकता है, और फिर 28 दिन बाद ये पैच जो है वो हटाना पड़ेगा। अगेन सम पीपल डू नॉट फाइंड इट कंफर्टेबल टू हैव अ पैच बीइंग अप्लाइड ऑन देयर स्किन। कुछ एलर्जिक भी हो जाते हैं, राइट। कई केसेस में कि भाई नहाते हुए पैच उतर गया है, इनकी भी अपनी समस्याएं। यही तो हमने शुरू में पढ़ा था कि भाई आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर हो तो वो कैसा हो, राइट। क्या क्या फीचर्स पढ़े थे? यूजर फ्रेंडली हो, पॉकेट फ्रेंडली हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, इजीली अवेलेबल हो, एंड रिवर्सिबल हो, शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल प्लेजर, लॉट मेनी कंडीशंस। सो अभी तक तो कोई आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हमें नहीं दिखा है। नेक्स्ट इज वेजाइनल रिंग्स। ओके, क्या है जी ये वेजाइनल रिंग्स? स्मॉल फ्लेक्सिबल सॉफ्ट प्लास्टिक का बना हुआ, और इसके अंदर भी हार्मोन है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ये वेजाइना में इंट्रोड्यूस करना है फीमेल को, राइट जी। अब आप इस पिक्चर में देखिए, आपको दिखाया गया है वेजाइनल रिंग का पोजीशन कहां है। ये है जी वेजाइनल रिंग। This structure is uterus, this is vagina, right? So doctor explain कर देगी patient को. It can be put manually on doctor's advice. You have to squeeze and insert the ring in the vagina. 99% efficiency है इसकी.
अब एक बात सोचिए भाई, हॉर्मोन्स अगर हम बाहर से ले रहे हैं, चाहे पिल्स की फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे हम इंजेक्टेबल लगवा रहे हैं, चाहे हम इम्प्लांट, चाहे स्किन पैच है, चाहे ये विजाइनल रिंग है, स्टेरॉइड्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफेक्ट कर देते हैं। कुछ फीमेल्स में देखा गया कि कैंसर के चांसेस, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हुए बिकॉज ईस्ट्रोजन वाली पिल जब ले रहे हैं तो ईस्ट्रोजन प्रमोट्स माइटोसिस। एंड व्हाट इज कैंसर? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। तो अगर पेशेंट में कोई फैमिली हिस्ट्री कैंसर की रही है, या पेशेंट में कैंसर का पहले इलाज चल रहा है, या कैंसर होके ठीक हो गया, वहां पे भी हम ये फिर पिल्स रिकमेंड नहीं करेंगे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कई कंडीशंस में रिकमेंडेड नहीं है। अगर पेशेंट को कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड कोई समस्या है, तो भी आप पेशेंट को पिल रिकमेंड नहीं करेंगे। ओबेसिटी है, बहुत ज्यादा ओवरवेट है, तो भी आप पेशेंट को पिल रिकमेंड नहीं करेंगे, राइट? सो कई कंडीशंस हैं जिसमें हम पिल्स रिकमेंड नहीं करते। इफ शी रेगुलरली वियर्स कॉन्टेक्ट लेंसेज, वहां भी पिल्स रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज कॉर्निया के ऊपर जैसे कॉन्टेक्ट लेंस लगा लिया तो हाई लेवल ऑफ स्टेरॉइड अगर है, कॉर्निया पे प्रोटीन बिल्डअप होने के चांसेस बढ़ते हैं, और अगर कॉर्निया लगातार कवर्ड है, उसे एयर वाली ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो कॉर्नियल डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। So oral contraceptive pills are generally not recommended for females who wear contact lenses. इसके अलावा OCPs आप उस फीमेल को भी नहीं देते हैं जो कि लैक्टेटिंग है, जिसके अभी पहला बेबी हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है, मदर अपना मिल्क दे रही है, बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, क्योंकि मदर के मिल्क के जरिए वो हार्मोन बच्चे तक पहुंच जाएगा, राइट? सो लैक्टेटिंग फीमेल्स के लिए अलग तरह की पिल्स है, वो भी अभी हम आगे देखेंगे। सहेली पिल जो है वो ले सकते हैं, नॉन स्टेरॉइडल है ना? सो दैट इज रिकमेंडेड फॉर लैक्टेटिंग फीमेल्स। इसके अलावा और क्या क्या कह दीजिए कि ड्रॉबैक्स हैं अगर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिए जा रहे हैं। कुछ फीमेल्स में पीरियड इररेगुलर हो जाते हैं, मूड चेंजेस होना, कुछ में डिप्रेशन के लक्षण देखे गए, वजन बहुत ज्यादा बढ़ने लगना, वेट गेन एक समस्या है, ब्रेस्ट में एक टेंडरनेस हो जाना, हल्का दर्द रहना, विजाइनल इरिटेशन, नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये सबसे बड़ी बात है भाई, कॉन्डोम्स जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचा रहे हैं, लेकिन पिल्स में तो फिर ऐसा कुछ नहीं है ना, राइट? सेक्स ड्राइव जो है वो कम हो जाता है कुछ फीमेल्स में, माइग्रेन एंड नोजिया, जी मिचलाना, उल्टी आने वाले लक्षण, ये सब में नहीं है, ये कुछ फीमेल्स में। ठीक है जी, पूरी पॉपुलेशन में ऐसा नहीं है, सम फीमेल्स दे हैव दिस प्रॉब्लम, तो फिर उनके लिए हम कुछ और ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करते हैं, राइट? और वो क्या है जी? नॉन हार्मोनल। बिगिनिंग में तो हमने डिवाइड किया था कि ये जो केमिकल मेथड्स हैं, हार्मोनल और नॉन हार्मोनल, दो तरह के हैं, जिसमें हम जिक्र करेंगे अब नॉन हार्मोनल में सहेली, सेंट क्रोमैन होता है इसका केमिकल कॉम्पोजिशन, याद रखेंगे। वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओनली oral non-steroidal contraceptive pill. This is important and this can be framed as a question in NEET. याद रख लीजिए जी, डेवलप कहां हुई है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में। इसको वंस अ वीक पिल के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि जब शुरू करना है ना, शुरू के 12 हफ्ते जो है, फॉर द फर्स्ट 12 वीक्स जो है, डॉक्टर रिकमेंड करेंगे कि ट्वाइस वीकली लीजिए, 2 बार लीजिए वीक में, उसके बाद फिर 1 बार कर सकते हैं, राइट? लैक्टेटिंग फीमेल्स के लिए भी रिकमेंडेड है। इट इज वंस अ वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड वेरी हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। काफी पॉपुलर है ये। It is taken twice weekly for the first 3 months and then once a week. ठीक है, यही बात मैंने बताई। पहले 12 हफ्ते या पहले 3 महीने कह लो, 3 महीने या 12 हफ्ते एक ही बात है, हफ्ते में 2 बार खानी है। उसके बाद हम पेशेंट को कहेंगे कि भाई अब आपको एक ही बार खानी है हफ्ते में। क्लियर है जी? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑर्मेलॉक्सिफेन, ऑल्सो नोन एज सेंटक्रोमैन। क्या है ये? यही सहेली पिल का कॉम्पोजिशन है, राइट? याद कर लीजिएगा, सेंटक्रोमैन जो है, इट इज वन ऑफ द सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जो कि एक इस तरह की दवाइयां हैं जो ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं। ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है।
कि सहेली पिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। क्या ये ओवुलेशन को रोक रही है? क्या ये फर्टिलाइजेशन को रोक रही है? नहीं, ये यूट्रस में जहां जहां पे ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स हैं उन्हें मॉड्यूलेट कर रही है। सो इट इज द बेस्ट नोन नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हैज टू बी टेकन वंस अ वीक। अगर ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर मॉड्यूलेट हो गए तो कौन सी प्रक्रिया यूट्रस में नहीं हो पाएगी? द आंसर इज इम्प्लांटेशन। सो सहेली पिल मुख्य रूप से किस चीज को रोक रही है? इम्प्लांटेशन को। ये ओवुलेशन या फर्टिलाइजेशन को नहीं रोक रही। प्लीज ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। सहेली पिल, once a week pill, non-steroidal pill developed by CDRI Lucknow prevents implantation. In India, Omeloxifene has been available as birth control since early 1990s. 90 के दशक से ये चल रही है and currently marketed under the trade name सहेली। इसके अलावा छाया के नाम से भी उपलब्ध है ये, right? It has been licensed under the trade names Centron, Sevista, Novex DS. It is preventing implantation by blocking estrogen receptors. This point is important. Brand names में छाया और सहेली दो याद रख लीजिएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? लैक्टेटिंग फीमेल्स के लिए भी रिकमेंडेड है। और कैसे यूज करना है? शुरुआत के 3 महीने जो है हफ्ते में आपने जो है 2 बार लेनी है और उसके बाद पेशेंट को आप बताएंगे जब 3 महीने बीत गए हैं, यानी शुरुआत के 12 हफ्ते बीत गए, आफ्टर 12 वीक्स ओनली वंस अ वीक लेनी है। फिर कब तक? भाई तब तक लेनी है जब तक वो चाह रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन, जब तक उन्हें और बच्चा पैदा नहीं करना है। एफिशिएंसी इसकी भी बहुत अच्छी है, 99%। कुछ ड्रॉबैक्स है, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स। वजन बढ़ जाता है कुछ फीमेल्स में और कुछ को जी मिचलाना और मितली होना, उल्टी होने वाली समस्या कुछ फीमेल्स में देखी गई। बट ध्यान रखिए, इट इज रिकमेंडेड फॉर लैक्टेटिंग फीमेल्स ऑल्सो, राइट जी। सो हार्मोनल या केमिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन समझ आए आप सबको अच्छे से? क्लियर है? अभी तक कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ चुके हैं? नेचुरल मेथड्स, बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स, राइट? केमिकल में जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स, स्किन पैचेस, वेजाइनल रिंग्स, ये सब डिस्कस करा। फिर नॉन स्टेरॉइडल में सहेली पिल डिस्कस करी। स्पर्मिसाइडल फॉर्मुलेशंस क्या है? पिछले सेशन में भी हल्का सा जिक्र करा था कि स्पर्मिसाइडल्स जो है दे आर अवेलेबल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स। टुडे टैबलेट बताई थी विजाइना में रखने के लिए, विच विल डिसॉल्व इन द विजाइना एंड वो स्पर्मिसाइडल एजेंट स्पर्म को किल कर देंगे। सो इनका एक्शन है किलिंग द स्पर्म, ब्लॉकिंग सर्विक्स एंड एंट्री टू द यूट्रस। दे ऑल्सो स्लो डाउन द स्पर्म मूवमेंट। स्पर्मिसाइडल एजेंट्स जब विजाइना में या सर्विक्स तक पहुंचे हैं तो स्पर्म की मूवमेंट को भी प्रभावित करते हैं। इन क्रीम्स को विजाइना में डीपली लगाना है, लगभग सेक्सुअल इंटरकोर्स से 10-15 मिनट पहले या 1 घंटा पहले तक भी लगा सकते हैं। और दे आर नॉट टू बी वॉश्ड इमीडिएटली आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाने के बाद इमीडिएटली नहीं वॉश कर देना, कुछ समय तक रहने देना है ताकि स्पर्म्स को वो मार डाले। They must stay inside till 5 to 6 hours after sex, so reapply after 3 to 4 hours। अगर दोबारा से सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो होनी है तो फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। मार्केट में कई तरह से उपलब्ध है, मैंने बताया था डेल्फिन क्रीम बताया था, टुडे भी बताया था आपको। एफिशिएंसी अगर अकेले ही यूज किया गया तो भाई 20 to 25%। अगर बैरियर मेथड के साथ यूज किया जाए, मतलब कॉन्डोम या डायफ्राम के साथ, तो फिर एफिशिएंसी इनकी बहुत ही बेहतर होती है स्पर्मिसाइड। लेकिन मैंने एक बात आपको बताई थी कि रिपीटेडली विजाइना को फिर वॉश करना इस तरह से, बिकॉज जब अप्लाई करा तो वॉश भी करना पड़ेगा बाद में, उससे विजाइनल पीएच डिस्टर्ब होता है। तो कुछ फीमेल्स में हमने इसमें देखा कि विजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। ये लिखा है ना ड्रॉबैक्स में क्या है? विजाइनल इरिटेशन, विजाइनल इन्फेक्शन, क्योंकि पीएच डिस्टर्ब हो जाता है विजाइना का।
देयर इज नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, वो तो सिर्फ कॉन्डोम्स ही हैं जो प्रोवाइड करते हैं। दे आर इफेक्टिव फॉर अ लिमिटेड टाइम ओनली एंड शुड बी रीअप्लाइड आफ्टर 3 आवर्स, राइट। दोबारा से सेक्सुअल एक्टिविटी होना है तो फिर दोबारा यूज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है जी, राइट। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आने वाले सेशन में और इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा कि मेल्स के लिए भी कुछ पिल्स बनाई गई लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही। क्या नई रिसर्च हो रही है एम्स में या दुनिया में और जगहों पे अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और बेहतर डेवलप करने के लिए। वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी के बारे में भी जानेंगे। इस चैप्टर में भी और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगा, एमटीपी के बारे में, आपको इनफर्टिलिटी के बारे में बताऊंगा, स्टेरिलिटी क्या है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, और उसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि क्या 8 टेक्निक्स हैं ART। हाँ निकलो नहीं चल ठीक है।